हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में 2014 दिसंबर के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित हमने क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने विस्तार से व्याख्या के साथ उसको हमने बनाया था, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन करके आप वहाँ से देख सकते हो। इसी के क्रम में दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर उसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन की तो बात कर ली थी, मगर अगले 25 क्वेश्चन की बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और जितने भी जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम हमारे आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहां हमने कल के वीडियो में 25 क्वेश्चनों की बात की थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और आई होप आपको एनटीए यूजीसी नेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सीरीज में यहाँ सोल्व करवाया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, किसके अंदर क्या पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनको रचनाओं के साथ मिलाना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई है। तो इसमें कौन सा गलत है यह आपको चूज़ करना है यहाँ पे। तो पहला देख लेते हैं हम, सारंगदेव। तो सारंगदेव की जो रचना है संगीत रत्नाकर। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो रचना लिखी है संगीत के ऊपर, इनकी रचना है संगीत रत्नाकर, और मध्यकाल के हैं ये सारंगदेव। इसके बाद हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दामोदर कवि की। तो दामोदर कवि ने भी संगीत के ऊपर संगीत दर्पण के नाम से रचना लिखी है, ये भी मध्यकाल से संबंधित है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, अज्ञात। इन्होंने गुनियात उल मुनिया ये रचना लिखी है। तो गुनियात उल मुनिया के जो लेखक है वो अज्ञात है। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने ए, बी और सी की बात की है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर गलत चेक करना है। तो अब देख लेते हैं आखिरी ऑप्शन क्या है, बनारसी दास। और बनारसी दास का इन्होंने दिया है रचना हितोपदेश। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हितोपदेश जो है ये नारायण पंडित की रचना है, नारायण पंडित की रचना है। और अगर हम यहाँ पे बनारसी दास की अगर रचना की बात करें तो बनारसी दास की रचना का नाम है अर्धकथानक। अर्धकथानक नाम से इन्होंने रचना लिखी थी दोस्तों। तो हमारे इस 26 नंबर के जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है यहाँ पे, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तो फिरदौसी आप सभी को पता होना चाहिए, पूर्व के होमर इनको माना जाता है दोस्तों। फारसी साहित्य के काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस पर्सनालिटी के रूप में इनको माना जाता है कि इनकी जो रचना है शाहनामा, इसी के साथ फारसी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। तो इनके बारे में क्या पूछा गया कि फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार के राजकवि थे। तो फिरदौसी किसके दरबारी थे, मतलब किनके दरबार से इनका संबंध था, ये क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, महमूद गजनवी। दूसरा है मोहम्मद गौरी। तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। और चौथा है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फारसी की जो साहित्य की रचना है शाहनामा, उसके लेखक फिरदौसी, तो ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। और इन्होंने महमूद गजनवी के दरबारी कवि के रूप में इन्होंने शाहनामा की रचना की है। और महमूद गजनवी ने इनको 60,000 सोने की मिसाल देने का इनसे प्रॉमिस किया था जब इन्होंने रचना लिखना स्टार्ट किया था। और जब ये रचना लिखने लगे
तो फिर इन्होंने सोने की जगह चांदी की मिसाल इनको दी। तो इन्होंने चांदी की मिसाल लेने से मना कर दी थी, और मना करने के बाद ये इनके दरबार को छोड़कर ये अपने घर चले गए थे। फिर जब इनका कुछ दिनों के बाद महमूद गजनवी ने फिर से सोने की मिसाल इनको देने का ऑफ़र दिया, और ये सोने की मिसाल लेकर घर जाने लगे। तो जब ये घर जाता है तो ये फिरदौसी की तब तक डेथ हो जाती है, और फिरदौसी के जो घर वाले होते हैं वो मिसाल लेने से इनसे मना कर देते हैं। मिसाल मतलब सोने का सिक्का, सोने की जो मुद्रा होती है वो लेने से मना कर देते हैं। और इसी की वजह से ही फिरदौसी जो अपनी साहित्य रचना लिखते हैं, शाहनामा या जो भी साहित्य लिखते हैं, उसके अंदर महमूद गजनवी के ख़िलाफ़ ये लिख कर जाते हैं, मतलब महमूद गजनवी की बुराइयाँ करते हैं। इसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम वंश का शासक माना जाता है। कहने का मतलब इनको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। वैसे वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है 1206 से 1210 तक इनका कार्यकाल होता है, और ये मोहम्मद गोरी जो होता है उसका गुलाम होता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की अगर बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद गोरी को भारत के अंदर इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए माना जाता है, और इन्होंने 1191 और 1192 दो युद्ध इन्होंने तराइन के लड़े थे। तो प्रथम तराइन का युद्ध ये पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे, और दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें ये जीत गए थे। तो जीतने के बाद ही इन्होंने आगरा और दिल्ली का जो इलाका था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1194 में ये चंदावर का युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं दोस्तों? ये जयचंद के साथ लड़ते हैं। जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध लड़ते हैं 1194 में। उस युद्ध में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस युद्ध के बाद पूरा भारतीय अभियान या भारतीय क्षेत्र का पूरा जो राजपाट रहता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक का उसका प्रमुख बना देते हैं। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आता है दोस्तों। इल्तुतमिश जो होता है ये महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण हमने बताई दी। इनकी डेथ 1206 में होती है। 1206 में डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बन जाता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, ये लाहौर के अंदर रहकर। फिर जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक ये शासन करता है, और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और भारत के अंदर इक़्तिदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से स्थापित करना या इस्टेब्लिश करने का नाम इनके साथ जुड़ा रहता है। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम माना जाता है, और मकबरों का पितामह इसी को माना जाता है। तो इतने सारे नाम इल्तुतमिश के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंदर शासक कृष्णदेवराय की रचना है ये। अमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अमुक्त माल्यद जो इन्होंने रचना लिखी थी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये देख लेते हैं। सोने की माला, दूसरा है चांदी की माला, तीसरी है मोतियों की माला, और चौथी है फूलों की माला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियों की माला। तो दोस्तों ये मोतियों की माला है इसका शाब्दिक अर्थ। और कृष्णदेवराय जो है संगम, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था उसमें 4 वंश होते हैं, संगम, सुलू, तुलु और आर्यवेडु। तो संगम वंश में तो आपको बुक्का प्रथम और हरिवर प्रथम ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद सुलू वंश आता है, और उसके बाद तुलु वंश आता है। तो तुलु वंश के जो सबसे प्रतापी शासक होते हैं, यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय होते हैं। तो ये तुलु वंश से इनका संबंध होता है दोस्तों, और इनकी रचना होती है मोतियों की माला। और इनके दरबार के अंदर अष्टदिग्गज होते हैं, जो तेलुगु साहित्य के 8 कवि होते हैं। अष्टदिग्गज का संबंध इनके दरबार से होता है। मतलब विजयनगर साम्राज्य में अगर पूछेगा अष्टदिग्गज का संबंध किससे था, तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे, तेलुगु साहित्य के कवि थे। तेलुगु साहित्य के 8 कवि होते हैं, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक मध्यकालीन के जो प्रशासनिक शब्दावली है उससे संबंधित पूछा गया है। कूर खाना का अभिप्राय क्या है? तो पहला है शाही शास्त्रागार, दूसरा है शाही गुड़साल, तीसरा है शाही रसोईघर, चौथा है शाही शिकारगाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा शाही शास्त्रागार। शाही शास्त्रागार का मतलब जो शाही
मतलब राजा महाराजाओं के जो शस्त्र वगैरह रखे जाते थे, तलवार और तोप वगैरह वगैरह जो भी यूज़ करते थे, युद्धों के जो सामग्री होती थी, वो सारा ये शाही शास्त्रागार के अंदर रखा जाता था। उसको कूरखाना बोला जाता था दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। खेती में सुधार के लिए दीवान अमीर को ही, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन है, नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे गयासुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर माना जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोई नाम से एक अलग विभाग बनाया था और इसके विभाग से संबंधित उसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण का प्रदान किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इनको फेमस माना जाता है। और इन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई है वो सारी विफल हो जाती है, क्योंकि विफल होने का मतलब ये रहता है दोस्तों, ये समय से पहले सारे कार्य करते थे, तो इस वजह से इनकी सारी योजना जैसे कि राजधानी परिवर्तन, टोकन करेंसी और कराचील अभियान, खुरासान अभियान, तो ये सारे अभियान इनके सारे विफल रहते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत के पागल बादशाह के रूप में इनको माना जाता है दोस्तों। और बदायूं ने इनके संबंध में कहा है कि प्रजा को इनसे और इनको प्रजा से मुक्ति मिल गई है, इनकी मृत्यु पे इनसे कहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी माना जाता है और खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था और एक बाजार को स्थापित किया था जो दिल्ली के अंदर स्थापित था, जिसके अंदर सस्ती दरों पर सामान मिलता था। और ख़ास करके इन्होंने अपनी सेना के लिए बड़ी सेना को बनाने के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर मूल्य नियंत्रण स्थापित किया था। इसके बाद आगे देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का अपने शासनकाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा निर्माण कार्य किए थे और 5 बड़ी नहरों की स्थापना मतलब निर्माण करवाया था, 300 नगर बसाए थे। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निर्माण कार्य करवाए थे। और इनके जो गुलामों की संख्या थी वो 1,80,000 इन्होंने अपने महल के अंदर गुलाम रखे थे, 1,80,000 गुलाम रखे थे। तो ये इनको गुलामों के बारे में भी इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस कथन माना जाता है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं दोस्तों। कथन और कारण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो कथन कारण किस तरीके से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो उसके उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी वो जारी रही, मतलब इसके जाने के बाद भी ये नीति जारी रही। तो ये बिल्कुल देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, तो ये तो सही माना जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। बंगाल को 1324 में पुनर्जीवित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही माना जाएगा दोस्तों। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है दोस्तों, क्योंकि खिलजी वंश के बाद ही तुगलक वंश का स्थापना होती है। तो इस हिसाब से तुगलक वंश के जो शासक होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाएंगे। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही मानी जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के निम्नलिखित को सही कालक्रम में चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे उनको चिन्हित करना है जो क्रम के अनुसार बिल्कुल सही तरीके से सजे हुए हैं। तो ये सारे जितने भी सुल्तान हैं ये सैयद सुल्तान हैं। तो देख लेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं मुबारक शाह, खिज्र शाह, अलाउद्दीन शाह, मोहम्मद शाह। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे अलाउद्दीन, मुबारक, खिज्र खां, मुबारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा
सबसे पहले आएगा खिज्र खान, फिर उसके बाद आएगा मुबारक शाह, फिर उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, और फिर उसके बाद आएगा अलाउद्दीन। तो खिज्र खां, मुबारक और मोहम्मद, अलाउद्दीन। तो दोस्तों खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने 1414 ईस्वी के अंदर दिल्ली के ऊपर सैयद वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद मुबारक शाह होता है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, फिर उसके बाद अंतिम शासक आता है अलाउद्दीन शाह। फिर उसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है अलाउद्दीन शाह के बाद। बेहलोल लोधी इसके शासनकाल में दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है और वो लोधी वंश की स्थापना करता है। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, जिसकी हमने बात की थी शुरू में ही, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इसके बारे में हमने अभी बात की थी दोस्तों। तो इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे दोस्तों? तो 1,80,000 दास तो ये पालता था, मतलब इसके महल के अंदर 1,80,000 दास थे, मगर इनमें से कितने दास उसके शिल्पी मतलब शिल्प कार्य करते थे, जो इनके कारखाने उद्योग वगैरह थे उसके अंदर कार्यरत थे। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 11,000, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 12,000, तीसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 13,000 और चौथा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 14,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,000 जो दास थे इसके शिल्प मतलब उद्योगों के अंदर लगे हुए थे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। नानकार एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? तो नानकार जो था, नानकार एक भत्ते के रूप में किसे दिया जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं, जागीरदार को, दूसरा यहाँ पे दिया गया है अमीन को, तीसरा यहाँ पे दिया गया है जमींदार को, और चौथा दिया गया है यहाँ पे पटवारी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जमींदार को भत्ते के रूप में ये नानकार दिया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बेहलोल लोधी के बारे में दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, उसने जौनपुर के शासकों मतलब बेहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, बेहलोली सिक्का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा, अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका गलत माना जाएगा। इसने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है और अपने अमीरों की मानकर ये चला है, और अपने अमीरों को ये भाई की तरह मानता था, अपने अमीरों को ये भाई की तरह मानता था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है यहाँ पे कस्बा मतलब छोटा नगर, बिल्कुल सही है ये। दूसरा दिया गया यहाँ पे इजारा, खेती रहित भूमि। इसके बाद आगे चलते हैं, सराफ यानी मुद्रा विनिमय करता मतलब मुद्रा को विनिमय करने वाला, मतलब बदल कर चेंज करने वाला। दूसरा यहाँ पे जिम्मी, संरक्षित गैर मुसलमान। जिम्मी का मतलब जो जजिया कर देता था उनको जिम्मी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों इजारा। तो इजारा जो थी दोस्तों, ये राजस्व वसूली की एक व्यवस्था होती थी। इजारा मतलब ठेका पे देना, कहने का मतलब ये ज़मीन होती थी, ये ज़मीन का राजस्व जैसे कि 10,000 रुपये हैं, तो शासक क्या करता था, जो सुल्तान होते थे वो इसका राजस्व वसूल करने के लिए किसी को यहाँ ठेका दिया करता था। तो 10,000 राजस्व वसूल के लिए 9,000 रुपये में ये ठेके पे दे देता था किसी को भी, और वो यहाँ से 10,000 वसूल करके 9,000 रुपये सुल्तान को पहुँचा देता था। तो इस तरीके की व्यवस्था को इजारा व्यवस्था कहा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे एक तरफ राइटर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है एस अरस रत्न के नाम, जो विद्वान हैं उनकी पुस्तक का नाम था मेरी टाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनकी पुस्तक है। दूसरा देख लेते हैं ओम प्रकाश दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद सी को देख लेते हैं। तो के.एन. चौधरी, तो इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरेशियन ट्रेड। तो दोस्तों ये गलत माना जाएगा क्योंकि ये जो थी फ्रेडरिक डेल की ये पुस्तक थी दोस्तों। तो फ्रेडरिक डेल की ये पुस्तक थी, तो ये गलत माना जाएगा और हमको गलत ही पता करना है। तो के.एस. मैथ्यू की पुस्तक जो थी ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बाबर की नानी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुग़ल की पत्नी थी, तो बाबर के नाना कौन होगा? यूनुस खान पत्नी थी, जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया। उनका नाम बताइए। तो मतलब बाबर की जो हेल्प की है, बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जब बाबर शासक बनता है तो उसके बाद बाबर की सबसे ज़्यादा हेल्प उनकी नानी करती है। तो उस नानी का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं पहले, कुतलक निगार खानम। दूसरा दिया गया यहाँ पे एहसान दौलत बेगम। तीसरा है दिलदार बेगम। चौथा है मुबारिका बेगम। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट्स करके बताना है कि बाबर की नानी का नाम क्या था, जिन्होंने बाबर की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों जितने भी लोग आप वीडियो देखते हो कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हो तो सीरियस मोड में हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिलती रहेंगी। और जो हमने ये सीरीज़ शुरू की है NT-UGC नेट के PYQ क्वेश्चन की जो सीरीज़ शुरू की है ये भी कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो आपको कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बाबर की दादी का नाम बताना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 भी उसी तरीके से है, कथन और कारण दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कथन की। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शेर शाह सूरी के पश्चात इस्लाम शाह सूरी आया और इस्लाम शाह सूरी के समय जो शासन व्यवस्था थी यह अव्यवस्थित हो गई थी। दूसरा देख लेते हैं तर्क। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो ये बात भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों बात तो सही है, मगर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। मुग़ल कालीन चित्रकला से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। अकबर ने एक मतलब कौन सा इसमें गलत है ये देखना है। तो ए ऑप्शन की बात करते हैं। अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसे 1560 में के दशक में हमजानामा में चित्र निरूपण किया। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों का चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों के चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि कई सारे चित्रकारों को अकबर के समय दरबार में बुलाया गया था और उन्होंने अपनी चित्रकारी का हुनर दिखाया था। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुग़ल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई यूरोपीय चीज़ें जो पुनर्जागरण कालीन जो चित्रकला थी वो
प्रभावित कर रही थी मुगलकालीन चित्रकला को। कई सारे चित्रकार ऐसे थे जो यूरोपीय शैली के चित्रकारी से प्रभावित थे और अपनी दक्षता हासिल कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, बाकी 3 सही है। ए, बी और सी इसका सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत माना जाएगा और हमको इस क्वेश्चन के अंदर गलत ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा। मतलब किस यूरोपीय यात्री ने अकबर के काल में, मतलब मुगल काल के अंदर शहजादों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। तो एडवर्ड टेरी, थेनवॉट, कोरियट और फादर मानसरेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा फादर मानसरेट। और इन्होंने भारत की गरीबी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया है और बयाना के अंदर जो नील उत्पादन था दोस्तों उसके बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया है फादर मानसरेट ने, और ये अकबर के समय भारत के अंदर आए थे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत, मतलब निम्नलिखित किस मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद स्वरूप अपने कान में बुंदा पहना था। तो दोस्तों ये कान में बुंदा पहना जो पहना, मगर उस समय बताया जाता है कि उस समय कान में इनके बुंदा पहनने के बाद फैशन चालू हो गई थी। तो देख लेते हैं कौन सा है इसमें राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों, क्योंकि आपको कमेंट्स करोगे तभी आप ये सब चीज़ों पे एक्टिव रहोगे। तो ऑप्शन दे देते हैं हम यहाँ पे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ। तो आपको कमेंट्स करके बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है, किसने कान में बुंदा पहना था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासनकाल के बारे में कहा है कि ईरान सिर्फ शियाओं के बारे में और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए हैं, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते थे। मतलब भारत के अंदर जो धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब धार्मिक जो सौहार्द की भावनाओं के साथ लोग यहाँ पे निवास करते थे भारत के अंदर, उसके बारे में अपना साहित्य लिखा, उसके बारे में अपने पिता के बारे में इन्होंने जानकारी दी। तो कौन ने ये लिखा है, मतलब किसने ये कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहाँ, चौथा है औरंगजेब। तो ये बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि किसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो मुगल काल के अंदर 2 लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उन्होंने इसके बारे में कहा होगा, क्योंकि इसने लिखा है कि किसने अपने पिता के शासनकाल के बारे में कहा है। तो जो लिखेगा वही कहेगा। तो यहाँ पे बाबर तो नहीं है मगर जहांगीर है, तो जहांगीर ने अपने पिता अकबर के बारे में कहा था। तो जहांगीर ने अपने तुजू की जहांगीरी जो लिखी है फारसी में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने, जहांगीर ने आत्मकथा, तो उसके अंदर ये उल्लेख कहा है और अकबर के बारे में ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। जहांगीर के द्वारा शुरू की गई अल तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पे, ए वतन जागीर, दूसरा है तनख्वाह जागीर, तीसरा है यहाँ पे मसरूत जागीर और चौथा है पेबा की भूमि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। वतन जागीर से संबंधित ये मानी जाती थी। वतन जागीर क्या है दोस्तों कि राजपूत इलाकों में जब मुगल काल के लोगों ने यहाँ पे आक्रमण करके या इनसे समझौता करके जब इनके ऊपर अपना आधिपत्य या इनको अपने अधीन कर लिया था, तो वहाँ की जो जागीर भूमि थी, वहाँ की जो भूमि थी इन राजपूत राजाओं को दे दी थी। राजपूत राजाओं को जो भूमि इन लोगों ने दी थी, तो इनको पूरा अधिकार के साथ ये भूमि इनको सौंप दी थी। इन भूमि का जो राजस्व मिलता था ये अपने काम के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने वेतन भत्ते के लिए यूज़ करते थे और इसका एक अंश मुगल दरबार में पहुँचा दिया करते थे। और ये जो भूमि थी ये इनको अनुवांशिकी तौर पर और अहस्तांतरणीय भूमि थी, मतलब जिसको ये मिलती थी ये हमेशा हमेशा के लिए मिलती थी और इसको स्थानांतरित नहीं किया जाता था। और ये राजपूत राज्य के अंदर ये भूमि दी जाती थी, वतन जागीर और अल तमगा जागीर। तो ये वतन जागीर अकबर ने शुरू की थी और अल तमगा जागीर इसको थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जहांगीर ने शुरू की थी। तो अल तमगा जागीर इन्होंने मतलब अपने जो दरबारी लोग थे, जो दरबारी विद्वान थे, उन लोगों को दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया,
पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल के नाम से मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा बेगम ने, जीजी अंगा ने, महाअंगा ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा महाअंगा ने, जो अकबर की धाई माँ मानी जाती है। तो दोस्तों महाअंगा इसको निर्माता मानी जाती है। अब जीजी अंगा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जीजी अंगा वो थी, इनकी मृत्यु के ऊपर अकबर ने अपना सर मुंडवाया था, और ये भी इनकी धाई माँ थी, मतलब जो पोषक माँ मानी जाती थी, जिनका ये अकबर ने दूध पिया था, वो जीजी अंगा थी। और जीजी अंगा का ये पुत्र था अजीज कोका। तो अजीज कोका और अकबर दूध मुआ भाई माने जाते थे, और इन्हीं के हस्बैंड की जब हत्या कर देते हैं महाअंगा के पुत्र आदम खां, तो इसी के स्वरूप उनको आगरा के किले से फेंककर उनकी हत्या कर दी जाती थी अकबर के द्वारा, उनको मतलब दंड दिया जाता था। हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की माता है। सलीमा बानो बेगम है जो अकबर की पत्नी है, मगर अकबर से पहले इनका विवाह बैरम खां से हुआ था, और इनके पुत्र का नाम था खान खाना। जो अब्दुल रहीम खान खाना है वो सलीमा बेगम के पुत्र थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? तो दस्तूर सर्किल एक दस्तावेज था दोस्तों, ये किसके लिए निर्माण किया गया था? इसको कीमतों के लिए, ओहदा के लिए, राजस्व के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया था राजस्व के लिए। तो राजस्व के लिए किस तरीके से दोस्तों? तो इसमें पूरा जो मुग़ल कालीन जो राज्य था उसके अंदर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से राजस्व की वसूली की जाती थी। वहाँ पे किस अनाज का मूल्य किस तरीके से इसके उत्पादन होता था, किस मूल्य से ये बिकता था, और किस तरीके से इसका उत्पादन होता था, ये सारा विवरण इस दस्तूर सर्किल के अंदर मौजूद था, और ये राजस्व के निर्धारण के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें, तो मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण किस धातु से बनाया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है तांबा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पीतल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चांदी, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी सोना। तो इसका राइट आंसर अगर माना जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी सोना इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना किसने की थी? मतलब खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट्स करके बताना है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अगर यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 1605, 1627, 1699 और 1707। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1699। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, किस सिख गुरु ने की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। कमेंट्स करके इसका राइट आंसर बताना है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों को राजस्व के दावों को कहते हैं। मतलब सुरक्षा के लिए जो मराठा राजस्व वसूल करते थे, जो दावा करते थे राजस्व का, वो उसको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया यहाँ पे सरदेशमुखी, दूसरा यहाँ पे चौथ, चौथा यहाँ पे अबुआब, और चौथा है यहाँ पे जमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा चौथ। तो कुल जो क्षेत्र से ये वसूल करते थे उस क्षेत्र के राजस्व का कुल 1/10 भाग, मतलब 10 में से 1 भाग ये चौथ के रूप में ये वसूल करते थे दोस्तों। और सरदेशमुखी जो वसूल करते थे, सरदेशमुखी अपने मराठा प्रशासन जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में सरदेशमुख सरदार होते थे, उन लोगों से ये राजस्व वसूल करते थे। ये मराठा प्रशासन की शब्दावली है, मराठा प्रशासन में ये चौथ वसूल किया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। मुजन्नस, तुर्की, ताजी तथा जांगला किसकी नस्लें थी? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हाथी, दूसरा ऊँट, तीसरा यहाँ पे घोड़ा, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़े की ये नस्लें थी, क्योंकि ये तुर्की घोड़े, मुजन्नस, ताजी, जांगला ये घोड़े की नस्लें थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो से आपको अगर कुछ हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और भी जो वीडियो डली हुई है उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल इतिहास का किला बाय
JRF इदरीस खान मंसूरी के नाम से बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा इतिहास से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसके अंदर फिर 25 क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसके बाद हमारा ये पूरा जो 2014 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।